Assalamualaikum students. My name is Tahrim Abbas from Desert Rose Psychis. Today the topic of discussion is parts of speech. We will discuss noun, pronoun, verb, adverb, adjectives, preposition, interjection, conjunction with examples. But first of all, we need to understand what is parts of speech. Parts of speech can be defined as words that perform different roles in a sentence. Some parts of speech can perform the functions of other parts of speech too. स्पीच मतलब बातचीत, रोज़मर्रा में होने वाली किसी भी तरह की टॉक, चाहे वो उर्दू में हो, इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, फ़ारसी में हो, पश्तो में हो, हर ज़बान को समझने के लिए अज़ाए कलाम मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर ज़बान को समझने के लिए या उसे बोलने के लिए हमें सेंटेंसेस इस्तेमाल करने होते हैं। हम एक दूसरे से कलाम सेंटेंसेस की फॉर्म में ही कर सकते हैं, क्योंकि सेंटेंसेस ही एक ऐसा सोर्स होता है हमारे पास जिसकी मदद से हम अगले बंदे तक अपनी बात को कन्वे कर सकते हैं या उस तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं या उसकी बात समझने के लिए रसाई हासिल कर सकते हैं या अपनी बात का मफ़हूम अगले बंदे को समझा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सेंटेंसेस हमारे पास बाउंडिंग ऑफ वर्ड्स होने से वजूद में आते हैं। सादा अल्फाज में आपको अंडरस्टैंड करवाती हूँ कि हमारी जो बातचीत होती है उसके जो अज़ाए कलाम हैं वो वर्ड्स पर डिपेंडेंट होते हैं। तो इन्हीं डिपेंडेंट वर्ड्स को हम स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो रिज़ल्ट ये कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बगैर टॉकिंग नहीं कर सकते, बिकॉज वी नीड वर्ड्स फॉर टॉक। और जब वर्ड्स ही नहीं होंगे तो सेंटेंस नहीं बनेगा, और सेंटेंस नहीं बनेगा तो हम टॉक कैसे कर सकते हैं, बातचीत कैसे कर सकते हैं, अपनी बात को अगले बंदे को कैसे समझा सकते हैं। सो हमें बोलने के लिए, किसी की बात को समझने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पता होना लाजमी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की अहमियत ऐसे है बच्चे, जैसे किसी भी काम के करने के लिए इंग्रेडिएंट्स का होना लाजमी होता है। लेट्स सपोज किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए जो बेसिक थिंग्स होती हैं हमारे पास वो ना हो तो हम मतलब नहीं कर सकते, जैसे ईंट जो कि लाजमी जुज़ू है, इसी तरह सेंटेंसेस के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच लाजमी है। इंग्लिश ग्रामर में अब हमारे पास व्हाट आर टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं 8। फर्स्ट वन इज़ नाउन, नाउन को उर्दू में हम कहते हैं इसम। एंड सेकंड वन इज़ प्रोनाउन, इसको हम उर्दू में इसम ज़मीर के नाम से पहचानते हैं। थर्ड वन इज़ वर्ब, वर्ब को हम उर्दू में फ़िल के नाम से जानते हैं। एंड फोर्थ वन इज़ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को हम इसम सिफ्त कहते हैं। एंड फिफ्थ वन इज़ एडवर्ब, एडवर्ब को हम उर्दू में मुतलिक फ़ेल कहते हैं। सिक्स वन इज़ कंजक्शन, उर्दू में हरफ़े अतफ़ कहते हैं। एंड सेवन्थ वन इज़ प्रपोजिशन, इसको हम हरफ़े जार कहते हैं। एंड एट्थ वन इज़ इंटरजेक्शन, हरफ़े तासफ़। इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम डिटेल्स के साथ डिस्कस करने वाले हैं। In English, the first part of speech is noun. Definition of noun is a word that refers to a thing, book, a person मतलब अली, an animal, कैट, अ प्लेस मतलब के ओमाहा, इन्होंने प्लेस का नाम बोला है। अ क्वालिटी, किसी क्वालिटी को बयान करता है, सॉफ्टनेस। एन आइडिया मतलब कोई आइडिया, जस्टिस। और एन एक्शन, कोई एक्शन, फाइटिंग। तो ये थी हमारे पास नाउन। और सम एग्जांपल्स हैं पर्सन, मैन, वुमेन, टीचर, जॉन, मैरी, प्लेस, होम, ऑफिस, टाउन, काउंट्री साइड, अमेरिका, थिंग, टेबल, कार, बनाना, मनी, म्यूज़िक, लव, डॉग, मंकी। ये इसकी एग्जांपल्स हैं। तो देखें आप कि नाउन किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को ज़ाहिर करता है, मतलब किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम इसम कहते हैं। यूनिवर्स में मौजूद हर बेजान जानदार शय जो है एक ना एक नाम रखती है। तो हमारे इर्द गिर्द जितनी भी अशिया हैं, हर कैटेगरी की वो नाउन है। मतलब अब इन ह्यूमंस, अब जैसे आ गया इंसानों में, तो इंसान भी हैं तो इंसानों के भी तो कोई ना कोई नाम है। जैसे अली बताया, एन एनिमल, तो एनिमल्स में भी मतलब कि हर एनिमल का कोई ना कोई नाम है, जैसे कैट। एंड इन प्रोडक्ट्स मतलब चेयर आ गई,
चेयर, टेबल, इस तरह बेड, कोई भी आ सकते हैं। मतलब हमारे इर्द गिर्द मौजूद हर बेजान जानदार चीज़ जो है वो नाउन है। इन इंग्लिश प्रोनाउन इज सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच। A pronoun is a word that you use to refer to someone or something when you do not need to use a noun, often because the person or thing has been mentioned earlier. Examples are he, she, it, I, we, they, you. इन उर्दू प्रोनाउन सेंटेंसेस में इसम की जगह इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमें फ़िक्रे में बार बार नाउन को रिपीट ना करना पड़े। इससे फ़िक्रे की बनावट पर असर होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि नेम से ही वाज़ह है, प्रो और नाउन दो वर्ड्स का मिक्सचर है। मतलब ये टेंस में नाउन को रिप्लेस करके ख़ुद उसकी जगह पर यूज़ होता है। क्योंकि देखिए ना, अब हम किसी पर्सनैलिटी पर ऐसे लिख रहे हैं तो बार बार हम उस पर्सनैलिटी का नाम तो नहीं ले सकते। मतलब जैसे कायदे आज़म हो गया, अल्लामा इकबाल हो गया, या किसी भी पर्सनैलिटी का, तो हम बार बार उसको नाम को रिपीट नहीं करेंगे, बल्कि उस नाम की जगह पे हम प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। और वो प्रोनाउन हमारे पास क्या होंगे? ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू। तो कितना अजीब सा लगता है कि बार बार नाउन को यूज़ करें कि कायदे आज़म वाज बॉर्न इन, ये कायदे आज़म वाज अ ग्रेट लीडर, ये वो ऐसे करके। तो इसकी बजाय हम ही का इस्तेमाल करते हैं, ही, शी, इट ऐसे करके। तो इससे मतलब थोड़ा जो होती है बनावट होती है वो बेहतर हो जाती है। तो बार बार नाउन को यूज़ करने की बजाय हम प्रोनाउन जो कि ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू की फॉर्म में होते हैं, हम उन्हें इस्तेमाल करके फ़िक्रे को बेहतर तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। In English, verb is a third part of speech. Verbs are words that show an action, occurrence, or state of being. Almost every sentence requires a verb. For example, swim, realize, run, walk, laugh, have, promise, invite, listen, running, winning, being. मतलब कि वर्ब एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो होने को, रखने को, मलकियत को, कैफियत को या एक्शन को ज़ाहिर करता है। वो हमारे पास वर्ब कहलाता है। अब आपको बता देती हूँ कि वर्ब की अहमियत क्या है। देखिए, डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। जैसे बिना इंजन के हमारे पास गाड़ी हो या मोटरसाइकिल, रिक्शा, मतलब कोई भी व्हीकल है वो बेकार है, मतलब व्हीकल की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। इसी तरह बिना वर्ब के इंग्लिश सेंटेंसेस फजूल हैं, इनकी कोई अहमियत नहीं होती। वर्ब इतनी अहमियत रखता है। अब आप जानते हैं कि वर्ब पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट है, थर्ड पार्ट है। जिस तरह नाउन और प्रोनाउन है, मतलब कि इतनी तो समझ आ ही गई होगी कि विदाउट वर्ब इंग्लिश का कोई वजूद नहीं है। हर बोले जाने वाले जुमले को वर्ब मुकम्मल करती है। वर्ब के साथ पूरी ग्रामर के अंदर, हम पूरी इंग्लिश के अंदर जितने भी इंग्लिश सेंटेंसेस को बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, उसमें हमें हमेशा वर्ब मतलब कि दिखाई देती है, वर्ब मिलेगी। अगर वर्ब नहीं है तो सेंटेंसेस का वो कोई वजूद ही नहीं है। हर फिक्रा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से मिलकर बनता है। देखिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो हो गए गाड़ी के पहिए। अब गाड़ी को चलाने के लिए इंजन के तौर पर ज़रूरी है वर्ब, जो कि ना हो तो गाड़ी नहीं चलने वाली। एक टेंस है हमारे पास, मतलब लेट्स सपोज शी इज़ अ गर्ल। अब आप सोच में पड़ गए यकीनन कि इसमें वर्ब कहाँ है। तो स्टूडेंट्स, इज़ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के तौर पर जो यूज़ हो रहा है, ये भी तो वर्ब ही हुआ ना। अब देखिए आप, हम अपने मुताबिक इंजन भी तो इस्तेमाल करते हैं ना गाड़ियों में, बिल्कुल इसी तरह वर्ब भी हम अपने मुताबिक फ़िक्रे को, नौयत को देखते हुए लगाते हैं, मगर लगाते ज़रूर है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगाते। अब ज़रा डेफिनेशन को समझते हैं। हम कहते हैं कि वर्ब ऐसे अल्फाज होते हैं जो एक्शन को या होने को, किसी काम के करने को या किसी काम के होने का पता देते हैं। तो एक्शन को देखें, जैसे हम बोलने के लिए, मतलब स्पीकिंग के लिए, वर्किंग के लिए, स्लीपिंग के लिए, रीडिंग के लिए हमें कहीं ना कहीं एनर्जी की ज़रूरत होती है। हमारी एनर्जी लगती है तो हर वो एक्शन जिसमें हमारी एनर्जी लगेगी वो होगी वर्ब। और अब आ गया स्टेट। तो देखें, जैसे हमें बताना हो कि मैं बीमार हूँ, आई एम सिक,
you are good, I have a book, your play। तो यहाँ हमारे पास is, are, am, were, have, ये हमारे पास स्टेट ऑफ बीइंग्स हैं। तो ये भी हमारे पास कुछ ना कुछ जो है ना, मतलब हमारे पास था या हम किस हालत में हैं या थे। तो ये किस चीज़ को दिखा रहा है? स्टेट ऑफ बीइंग को दिखा रहा है कि क्या था, क्या हमारे पास है। तो हमें साफ मालूम हो रहा है कि जो भी अल्फाज हमें किसी काम के करने या होने का पता दें वो होते हैं वर्ब। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज़ कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं बन सकता है। ये रूल है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं तो चलेगा मगर वर्ब के बगैर कुछ नहीं चलेगा। नो सेंटेंस कैन बी completed विदाउट वर्ब। In English, the fourth part of speech is adjective. Adjective and adjective is a word that describes the traits, qualities, or number of a noun. For example, good, new, first, lost, long, great, little, on। मतलब एडजेक्टिव ऐसा लफ्ज़ होता है जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज़ को आइडेंटिफाई करता है या उनकी क्वालिटीज़ में इजाफा कर देता है। इन सिंपल वर्ड्स ये नाउन या प्रोनाउन के हुलिये को आइडेंटिफाई करता है, जैसे ब्यूटीफुल, रिच, पुअर, काइंड वगैरह वगैरह। फॉर एग्जांपल, आमना इज़ अ पुअर गर्ल। तो यहाँ पुअर हमारे पास एडजेक्टिव है क्योंकि ये आमना की क्वालिटी को आइडेंटिफाई कर रहा है। अच्छा, तो अब आपको छोटी सी बड़ी कॉमन सी मिसाल बताती हूँ कि यूट्यूब पर हम किसी भी लेक्चर पर या वीडियो पर, किसी भी तरह की वीडियो हो, उस पर कमेंट्स तो सब करते होंगे ना। तो कमेंट्स में हम तारीफ़ कर देते हैं या पसंद नहीं तो बैड कमेंट भी कर दिए जाते हैं। तो इसी तरह कमेंट्री हमारे पास क्या है? एडजेक्टिव है, मतलब क्वालिटी को बयान कर देना। जैसे हम कह देते हैं कि सर लेक्चर इज़ मच इन्फॉर्मेटिव या समझ नहीं आई, इस तरह करके मतलब कमेंट्री कुछ ना कुछ कर देते हैं हम। यानी कि कुल मिला के ऐसे वर्ड जो अच्छाई बताएं, बुराई बताएं, तो ये अच्छे बुरे वर्ड्स हमारे पास एडजेक्टिव्स हैं जो हमारी अच्छाई या बुराइयां बयान करते हैं, वो होते हैं एडजेक्टिव। इट कॉल्ड एडजेक्टिव। In English, the fifth part of speech is adverb. First of all, we need to understand what is adverb. An adverb is a word that modifies a verb, an adjective, and other adverb, or even a whole sentence. I had bought an umbrella. Adverbs often end in ly. For example, slowly, yesterday, last week, here, there, today, daily, never, rarely, extremely, annually. इट्स मीन, देखिए स्टूडेंट्स, मैं पहले भी बता चुकी हूँ विद एग्जांपल आपको कि इंग्लिश टेंसेस बनाते हैं तो उसके लिए हमें दो चीज़ें तो मस्ट चाहिए। एक तो हो गया वर्ब जो कि चाहिए ही चाहिए, और दूसरा हो गया हमारे पास सब्जेक्ट जो कि ऑलरेडी ज़रूरी है क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास नाउन या प्रोनाउन होते हैं। एडवर्ब का होना ना होना फ़िक्रा बनाने के लिए ज़रूरी नहीं, मगर चूँकि ये भी पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट है तो ये भी कहीं ना कहीं अहमियत ज़रूर रखता है। इसे भी रीड आउट करना लाजमी है, इसे जानना लाजमी है। एडवर्ब ऐसा लफ्ज़ होता है या ऐसा वर्ब होता है जो एडजेक्टिव्स हों, वर्ब्स हों, उनके मानी के अंदर इजाफा कर देता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एडजेक्टिव जो था वो नाउन या प्रोनाउन की खुसूसियात में इजाफा करता था या उनका इजहार करता था, बल्कि यही फंक्शन एडवर्ब, बिल्कुल ऐसे ही सेम फंक्शन जो है एडवर्ब का भी है। यही डिफरेंस है इन दोनों में, एडजेक्टिव में और एडवर्ब में, जिसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। तो सादा सी बात है कि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की खुसूसियात में इजाफा करता है या उनको इजहार करता है या उनके मानी में इजाफा कर देता है, और जो एडवर्ब है वो वर्ब और एडजेक्टिव्स की खुसूसियात में इजाफा करता है या उनके मानी में इजाफा कर देता है। In English, the sixth part of speech is preposition. A preposition is a word or group of words used before a noun, pronoun, or noun phrases to show direction, time, place, location, special relationship, or to introduce an object.
For example, beneath, beside, between, from, in front of, inside, near, of, out of, through, toward, under and within. सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रपोजिशन का मतलब क्या होता है। प्रपोजिशन बना है मिलकर दो वर्ड से, प्री और पोजीशन से। अब प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है जगह। तो किसी जगह पर पहले आने वाले वर्ड्स को प्रपोजिशन कहते हैं। तो ये हो गई छोटी मोटी सी बात। अब आपको बताती हूँ कि इसका रियल मीनिंग क्या होता है। तो प्रपोजिशन का मतलब होता है ऐसे अल्फाज जो नाउन का प्रोनाउन के दूसरे अल्फाज जो हैं सेंटेंसेस में उनसे रिलेशनशिप बताए हमें। देखिए, जैसे मैंने कहा आई एम इन द रूम, हमने पढ़ा क्या है कि प्रपोजिशन वो वर्ड है जो किसी प्रोनाउन या नाउन का सेंटेंस में मौजूद दूसरे अल्फाज से रिलेशन बताएं। तो आई हो गया नाउन और इन है प्रपोजिशन और द रूम क्या है, नाउन या ऑब्जेक्ट है हमारे पास। तो क्या कहा, आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ। तो यहाँ मैं का और क्लास का, मैं का और कमरे का रिश्ता किसने बताया, इन ने बताया। तो ये हुआ हमारा प्रपोजिशन। इसी तरह हमारे पास बहुत से प्रपोजिशन मिलते हैं, जैसे अभी मिसाल में बताया आपको। तो यही बात है कि प्रपोजिशन में हमें मेनली 3 बातों का मतलब कि पता चलता है। पहली ये होती है कि डायरेक्शन, कि कोई भी चीज़ किस डायरेक्शन में है यानी उसकी सिमत। और दूसरा होता है टाइम, टाइम यानी कि वक्त, किस वक्त काम हुआ है। और तीसरी होती है लोकेशन या प्लेस मतलब जगह। कि 3 चीज़ों पे प्रपोजिशन बात करती है, टाइम, डायरेक्शन और प्लेस। ये थे हमारे पास प्रपोजिशन। In English, the 7th part of speech is conjunction. A conjunction is a word used to connect words, phrases, and clauses. For example, and, or, so, since, for, because, as, but, yet, still, while, as soon as, therefore, moreover, in case, though, although, even though. तो कंजक्शन, सबसे पहले हम समझते हैं कि कंजक्शन के मीनिंग क्या है। कंजक्शन वर्ड जो है कि हमारा ये बना है कंजॉइंट मतलब जॉइन से, कंजॉइन से, और जिसका मतलब ही होता है जोड़ना, कंजॉइन करना, जोड़ना। आइए एग्जाम्पल की वजह से इसको अच्छे से समझ लेते हैं। अब हमारे पास टेंस है टॉम एंड जेरी आर बेस्ट फ्रेंड्स। अब मेरे पास यहाँ 2 बातें थी, मैंने वर्ड बोला टॉम और फिर बोला जेरी बेस्ट फ्रेंड है। अब मैंने जब इन दोनों बातों को अलग अलग बोला ना तो कुछ समझ में नहीं आया, मतलब जब तक कि इसमें मैंने एंड नहीं लगाया। जैसे ही एंड लगा दिया तो पूरी बात समझ आ गई कि टॉम एंड जेरी आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो यहाँ एंड ने क्या काम किया, जॉइनिंग का काम किया। तो इसी तरह समझ गए होंगे आप कि 2 बेमतलब जुमलों को हम कंजंक्शन की मदद से जॉइन करके एक अच्छा समझ आने वाला सेंटेंस बना सकते हैं। तो इन सिंपल प्रपोजिशन और कंजक्शन में छोटा सा फ़र्क है, और वो ये कि प्रपोजिशन हमें रिलेशन बताती है और तब जोड़ती है, जबकि कंजंक्शन बिना रिलेशन के मतलब कि बिना टाइम के, बिना प्लेस के, बिना लोकेशन के हमें जोड़ देता है। यही इन दोनों में छोटा सा डिफर है। द 8th पार्ट ऑफ स्पीच इज इंटरजेक्शन। ये पार्ट ऑफ स्पीच का लास्ट टॉपिक है हमारा, इंटरजेक्शन। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड ऑफ फ्रेजेस यूज्ड इन अ शॉर्ट एक्सक्लेमेशन. Interjections are often used to express sudden bursts of emotion such as anger, shock, joy, or confusion. Interjections are not considered to be complete sentences and often lack any major parts of speech. For example, ah, alas, oh, hurry, yippee, bravo, well, oh dear, wow, ah. अब इंटरजेक्शन जो है वो लफ्ज़ जो फौरी एहसासात और जज्बात को ज़ाहिर करता है, फजाइया या हरफ तासफ कहलाता है। अब कह रहे हैं फौरी एहसासात और जज्बात मतलब एकदम से किसी ऐसी सीनरी को देख लेना जो हैरत अंगेज़ हो तो फ़ौरन होने वाला एहसास या उस वक्त फ़ौरन से आने वाले जज्बात जब हमें समझ नहीं आता, बस अल्फाज निकल जाते हैं। जैसे कोई बहुत खूबसूरत बिल्डिंग देख ली तो हम बोल देते हैं वाओ। तो ये जो वाव होता है
ये इंटरजेक्शन है हमारे पास। तो इसी तरह हम कैसा साथ आ गए, अल्लाह, ओ गॉड, ऐसे अल्फाज भी निकलते हैं। हम बोलते हैं मतलब दूसरी तरफ जो हम खुशी, अफसोस, दुख या ऐसा साथ को जाहिर करें। जैसे एक्साइटमेंट में हम कहते हैं याहू, याहू वी वॉन द मैच। तो इंटरजेक्शन ऐसे अल्फाज जिनका मतलब कोई नहीं, लेकिन ये हर किस्म के साथ को डिफ़ाइन ज़रूर कर देते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक इज़ एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह मतलब इसको एक्सप्लेन में पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी थे इन सबको एक्सप्लेन में अलग अलग से डिफ़ाइन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल डेजर्ट रोज साइकिस। अल्लाह हाफिज़।